नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 और टॉपिक चल रहा था आपका रिपोर्ट राइटिंग। आपका लेटर राइटिंग, आर्टिकल स्पीच और रिपोर्ट राइटिंग ये टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं, हो चुके हैं ये मान चलिए, क्योंकि आज आपका रिपोर्ट राइटिंग का लास्ट डे है। आज आपको रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट करा दी जाएंगी। इसके अलावा आज कंप्लीट होते ही प्रिय विद्यार्थियों 1, 2, 4 जितने भी लेटर राइटिंग, आर्टिकल स्पीच राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के कुछ लेखन आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां रिपोर्ट राइटिंग समाप्त मैं करूंगा। आज रिपोर्ट राइटिंग समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा और जो रिपोर्ट, क्योंकि जो रिपोर्ट मैं लिखा रहा हूं या लिखाई है वो लगभग 12-15 रिपोर्ट यहां लिख चुकी हैं। इसके अलावा जो और रिपोर्ट यहां लिखाई जाएंगी उन रिपोर्ट्स को यहां पीडीएफ में आपको भेज दी जाएंगी। रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक समाप्त होते ही आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा शॉर्ट कंपोजिशन में। शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन और रिप्लाई, पोस्टर एंड डिजाइनिंग और आर्ग्यूमेंट्स, ये आपके 5 टॉपिक हैं और उन 5 टॉपिक्स के बारे में हम यहां अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात की जा रही है रिपोर्ट राइटिंग की, और रिपोर्ट राइटिंग आपकी वर्क इज वर्शिप। आपका जो चैप्टर दे रखे हैं उनमें से ही ये दिया हुआ है। आपके चैप्टर में पीछे बहुत सारे रिपोर्ट और आर्टिकल स्पीच दिए हुए, आप उनसे बाहर कुछ न पढ़ें। उनसे बाहर आपको पढ़ना है तो केवल पाठों से संबंधित चीजों को पढ़ो। कुछ और रिपोर्ट जैसे कि अर्थक्वेक स्ट्राइक, भूकंप के झटके, अकाल वगैरह, इस पर मैं आपको रिपोर्ट और लिख करके पीडीएफ में डाल दूंगा। क्योंकि इस तरीके से क्लास चलती रहेगी रिपोर्ट की, फिर आपका ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। 40 या 50 रिपोर्ट लिखाएंगे तो आपको 25 दिन एक ही टॉपिक में हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों को ये है कि आप ये कहते हो सर इतना लंबी रिपोर्ट और आर्टिकल स्पीच आपको 100 शब्दों में है, वहां आपके बोर्ड पैटर्न में आपको 100 शब्दों से भी अधिक लिखना है। 125-120 शब्दों में रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, आर्टिकल स्पीच तैयार करने हैं। यदि इनको याद करने में समस्या आ रही है तो मैंने आपको क्लास 11th में कुछ ट्रांसलेशन के नियम कराए हैं। आप उनको ट्रांसलेट करना सीखिए, पहले उन नियमों को पढ़िए। और जो बच्चे नए हैं या जो ट्रांसलेशन के रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, अन्य विद्यालयों के बच्चे भी हैं, उनको मैं अलग से एक वीडियो ट्रांसलेशन का इसके जस्ट बाद ही डाल दूंगा। ओके डियर्स, अब मैं यहां चलता हूं रिपोर्ट राइटिंग पर। रिपोर्ट राइटिंग आपका आज लास्ट डे है, अंतिम दिन है। 2 रिपोर्ट यहां आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी और समय बचता है तो 30 रिपोर्ट, अन्यथा आपको नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट टॉपिक पर यहां हम आते हैं। चलते हैं, बात करते हैं। वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। यहां कार्य के ऊपर, वर्क के ऊपर यहां वो किया गया है, फोकस किया गया है कि एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है कि कार्य ही पूजा है। यदि आप ईश्वर की पूजा करते हो तो जो फॉर्मल वर्शिप होती है, औपचारिक पूजा पाठ होते हैं, उसके बजाय आप अपने कार्य पर अडिग रहें, आप अपने कार्य पर सजग रहें। जैसे कि एक विद्यार्थी का कार्य क्या होता है, विद्या ग्रहण करना। यदि वो विद्या ग्रहण कर रहा है बहुत अच्छे से तो उसको फॉर्मल वर्शिप, औपचारिक पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि एक अध्यापक का कार्य होता है कि वो बच्चों को अधिक से अधिक अच्छे तरीके से बाय कंसाइंस, अंतरात्मा से, टीचिंग कंसाइंस से वो बच्चों को अच्छे से अध्यापन कराए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे, तो उसको और फालतू वर्शिप करने की आवश्यकता ही नहीं है।
डॉक्टर का कार्य होता है कि वो जितनी किसी डॉक्टर में क्षमता हो वो किसी रोगी को मरने न दे, उस रोगी के रोग को खत्म करे, ये उसका क्या है, कार्य है। और वही कार्य उसका क्या कहलाता है, वर्शिप कहलाता है। यही चीज इसमें दी हुई है। आप लिख सकते हो या रिपोर्ट ना बाय आरपी झा, द स्पेशल रिपोर्टर, विशिष्ट रिपोर्टर आरपी झा के द्वारा। यहां आप जगह छोड़ देना थोड़ा सा, मेरे पास तो जगह नहीं है। वर्क इज वर्शिप, अगली लाइन पे नीचे आप यहाँ रिपोर्टर का नाम लिख दोगे और उसके नीचे आप 2 लाइन छोड़ करके फिर लिखना आप शुरू करोगे। बीकानेर 20 मई। कल से आपको ये मैंने यहाँ 1, 2 या 3 वीडियोस में, 4 वीडियोस में पहले लिख दिए थे, एक एक रिपोर्ट, एक एक आर्टिकल। इससे क्या था कि आपके 2 रिपोर्ट या 2 आर्टिकल एक पीरियड में, एक उसमें क्लास में हो जाते थे। अंततः फिर एक ही हो पाता इतनी लंबी क्लास में, और अपना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इस वजह से आपको मैं धीरे लेके चलता हूं इसको। बीकानेर 20 मई, ये आपका स्थान है और ये आपका क्या हो गया, टाइम, समय। द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, द बेस्ट माने सबसे अच्छा, फॉर्म माने रूप, ऑफ वर्शिप माने पूजा का, इज होता है या है, डूइंग माने करना, वंस ड्यूटी किसी के कर्तव्य, अपने कर्तव्य को, ऑनेस्टली ईमानदारी से, एंड सिंसियरली और निष्ठा से। आप आराम से इसको लिखते चलिए, साथ साथ तो समझते चलिए। द बेस्ट फॉर्म सबसे अच्छा रूप, ऑफ वर्शिप माने पूजा का, इज डूइंग माने करना है, वंस ड्यूटी अपने कर्तव्य को, ऑनेस्टली माने ईमानदारी से, एंड सिंसियरली और निष्ठा से। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। 1-2 बच्चों के यहाँ जो भी कमेंट भी आए हैं, 1-2 बच्चों की जो समस्याएं हैं उन्होंने व्हाट्सएप मुझे किया है, आज आपकी वो सारी समस्याएं समाप्त कर दी जाएंगी, क्योंकि आज आपके 3 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, ये मान के चलिए। आपकी रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, और जो बच्चों ने कुछ भेजे हैं कि सर हमें ये रिपोर्ट या ये आर्टिकल, स्पीच हमें भेजो, तो वो आज मैं आपको सभी को भेज दूंगा। लेटर से संबंधित, आर्टिकल, स्पीच से संबंधित और रिपोर्ट से संबंधित सभी को मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। इसके अलावा और एक्स्ट्रा यदि कुछ आपको रिपोर्ट हैं, वो भी आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं डाल दूंगा, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, पूजा का सबसे अच्छा जो रूप होता है वो क्या होता है कि अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से और निष्ठा से करो। वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। इज ए वेरी एप्ट सेइंग, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। इज ये है, ए वेरी एप्ट, एक बहुत ही न्यायोचित या सही, और सेइंग का मतलब होता है कहावत, ध्यान रखना। SAY से माने कहना, और इसमें ING लग गया, सेइंग माने कह रहा अलग है, ये नाउन का काम कर रहा। नाउन में अर्थ क्या होगा, कहावत। कार्य ही पूजा है, यह एक सही कहावत है। एप्ट माने न्यायोचित या सही। इसकी जगह एक शब्द और लिख सकते हो आप, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट माने क्या होता है, सही। देयर इज नो ट्रू रिलीजन, कोई सच्चा धर्म नहीं है। देयर इज नो नहीं है, ट्रू माने सच्चा, ये अलग अलग स्पेलिंग है, नो अलग है और ट्रू अलग है। देयर इज नो ट्रू रिलीजन, कोई सच्चा धर्म नहीं है। दैट प्लेसेज, जो रखे या रखता है, फॉर्मल वर्शिप, सामान्य पूजा पाठ को, अब वर्क माने कार्य से भी। इस संसार में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो सामान्य अपन पूजा पाठ करते हैं उससे, उसको कार्य से ऊपर रखे, कि काम मत करो और सामान्य पूजा पाठ करो। ऐसा कोई धर्म नहीं बताता। सभी धर्म क्या बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, और वर्क करेंगे वही ईश्वर की सबसे अच्छी क्या है, सेवा है, पूजा है।
द बेस्ट सर्विस, सबसे अच्छी सेवा, टू गॉड माने भगवान के लिए, भगवान को, इज टू मेक माने बनाना है, हिज वर्ल्ड उसके संसार को, ए बेटर प्लेस एक अधिक अच्छा स्थान, टू लिव इन माने रहने के लिए। ध्यान रखना हिज शब्द जो आया हुआ है वो किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए। ध्यान रखिए कहीं भी किसी भी बुक में या कोई भी आप पढ़ रहे हो उसमें यदि बीच सेंटेंस में भी बीच वाक्य में भी आपको हिज आता है, हिज ऐसा बड़ा एच बना हुआ आता है, कैपिटल एच, तो वहां आप उस कैपिटल एच को ध्यान रखना, कैपिटल में हिज इस प्रकार से आता है तो ध्यान रखिए वो भगवान के लिए आया हुआ है। बीच सेंटेंस में भी कोई भी प्रोनाउन का प्रयोग यहां कैपिटल के रूप में आता है तो वो हिज किसके लिए आया? गॉड के लिए। द बेस्ट सर्विस, सबसे अच्छी सेवा, टू गॉड भगवान की, इज टू मेक बनाना है, हिज वर्ल्ड उस भगवान के संसार को, बेटर प्लेस माने अधिक अच्छा स्थान, टू लिव इन माने रहने के लिए। इसके अलावा जो रिपोर्ट है मैं आपको कल ही पीडीएफ में डाल दूंगा सभी को, और व्हाट्सएप पर आज ही ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होते ही आज आपको रिपोर्ट लेटर जो और एक्स्ट्रा कुछ डालनी है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी को डाल दूंगा। और जिन बच्चों ने कुछ रिपोर्ट आर्टिकल स्पीच और लिखवाए हैं लेटर वगैरह वो भी आज आपको कंप्लीटली डाल दी जाएंगी, क्योंकि कल से आपकी जो क्लास चलेगी वो किसकी चलेगी? शॉर्ट कंपोजिशन की। इट इज पॉसिबल, ये संभव है, ओनली केवल, इफ ऑल मैन, यदि सभी आदमी, परफॉर्म माने करें, देयर अपना, अलॉटेड वर्क माने दिया हुआ कार्य, ऑनेस्टली माने किससे? ईमानदारी से। अपना कार्य ईमानदार, जो काम दिया गया है उस काम को ईमानदारी से करें। मतलब कहने का भगवान की सबसे अच्छी सेवा क्या होगी, सबसे अच्छी पूजा क्या होगी कि वो अपने कार्य को, जो काम भगवान ने, ईश्वर ने इंसान को दिया है उस कार्य को वह ईमानदारी से करे। नेक्स्ट, ऑल ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी महान व्यक्तियों ने हैव अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, कार्य के महत्व को दर्शाया है, कार्य के महत्व को अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन करने का मतलब रेखांकित करना, किसी चीज को रेखांकित करना, यानी कि संसार के जितने भी महान लोग हुए उन सभी ने कार्य के महत्व को दर्शाया है। इन लाइफ माने जीवन में, जीवन में यदि कार्य है तो उसके महत्व को दर्शाया है। काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो तो जीवन है। रेस्ट इज रस्ट, रेस्ट इज रस्ट माने आराम हराम है, आराम बेकार है। आराम करने का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल ही बर्बाद हो, बेकार हो। गॉड हैज दोज, ये कहावत है, क्या है ये? प्रोवर्ब्स है, कहावत है कि आराम हराम है। गॉड हैज दोज हु हैव देमसेल्फ, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। आप यदि काम कर रहे हो, आप किसी समस्या में हो, परेशानी में हो और आप अपनी सहायता यदि नहीं कर रहे हो तो कोई दूसरा भी आपकी सहायता नहीं करेगा। कहने का मतलब ईश्वर भी आपकी सहायता नहीं करेगा। और यदि आप स्वयं कुछ करना चाहते हैं तो ईश्वर निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगा। दूसरा है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। तीसरी जो है कहावत क्या है कि हार्ड वर्क माने परिश्रम, इज की टू सक्सेस माने सफलता की कुंजी है। यदि आप परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, मैं मानता हूं मेहनत करते समय समस्याएं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि आप मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से ही आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। सफलता की कुंजी, कुंजी का मतलब चाबी। यदि आपको सफल होना है तो आपके पास एक चाबी होनी चाहिए। वो चाबी कौन सी है? वर्क यानी कि कार्य, परिश्रम। वी लिव इन डीड्स, हम लिव माने जीवन जीते हैं, इन डीड्स माने कार्यों में।
नॉट इन ईयर्स माने वर्षों में नहीं। हम जीवन किस में जीते हैं? कार्य में। जितने अपना कार्य महान होंगे हमारा जीवन उतना ही महान कहलाएगा, वर्षों में नहीं। वर्षों का मतलब यदि हम 100 वर्ष तक जीवन जिए हैं और हमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है तो हमारा जीवन बेकार है, व्यर्थ है। और यदि किसी व्यक्ति ने कम समय जीवन जिया है लेकिन उसने अपने कम समय में ही बहुत से डीड्स मान अच्छे कार्य किए हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जीवन महान जीवन माना जाता है। इसीलिए यही बताया गया है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कीजिए, वो केवल 39 वर्ष की उम्र में जीवन जिए हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं जिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही महान कार्य किए हैं। तो उनको हम आज याद करते हैं क्योंकि उनके डीड्स के कारण, वर्षों के कारण नहीं। आपने देखा हो, सुना होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 100 वर्ष से ऊपर जिए हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने जीवन में कोई भी अच्छे काम नहीं किए हैं। यदि काम किए हैं, लंबा जीवन भी जिया है, अच्छे काम भी किए हैं तो अलग बात है। लेकिन कोई व्यक्ति लंबा जीवन जिया है और कार्य नहीं किए हैं तो हम उस व्यक्ति का नाम भी आज तक नहीं जानते हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने कम समय जीवन जिया है और उसने अच्छे कार्य किए हैं तो निश्चित ही हम उनको आज हम जानते हैं। इंग्लिश में भी एक पोएट हुए जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट हुए अंग्रेजी में। वो कुछ नहीं, मात्र 25 वर्ष की उम्र तक ही वो जीवन जी पाए थे, लेकिन 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने आप को, आज जब रोमांटिक पोएट्स की बात होती है इंग्लिश में, अंग्रेजी में रोमांटिक पोएट्स की बात होती है तो जॉन कीट्स का नाम सबसे पहले आता है। 25 वर्ष की उम्र जीवन जीने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को महान कवियों में शामिल करवाया है। तो ये क्या है? उनका कार्य है। यू हैव स्टडीड ए पोएट, इंडियन पोएट तोरू दत्त इन क्लास 10th। आपने कक्षा 10 में तोरू दत्त एक कवयित्री पढ़ी होगी। आप देखिए, उन्होंने केवल 21 ईयर यानी कि 21 वर्ष का जीवन जिया है और आज देखिए क्लास 10th में भी उनकी कविता चल रही है और उन्होंने अपने आप को विश्व के महान कवियों में शामिल करवाया है। उनके बारे में एक अंग्रेज कवि ने तो यहां तक कह दिया कि यदि ये कवयित्री यानी तोरू दत्त 21 वर्ष के बजाय ये कवयित्री यदि 50 या 40 वर्ष जीवन जीती तो शायद विश्व के सभी कवियों को पीछे छोड़ देती। तो ये उनकी क्या है? महानता है, डीड्स है। तो हम वर्षों में जीवन नहीं जीते हैं, कार्य में जीवन जीते हैं। हमारे जितने अधिक अच्छे काम होंगे उतने ही हमारा नाम जाना जाएगा। यदि हम ज्यादा समय जीवन जिएंगे तो हमारा नाम नहीं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा समय जीवन जिए, काम कुछ करें नहीं तो हमारा नाम नहीं गिना जाएगा। और यदि हम अच्छे कार्य करें, महान कार्य करें, चाहे हमारा जीवन छोटा हो, बड़ा हो तो अलग बात, अच्छी बात है। ये तो ऑल दीज प्रोवर्ब्स, ये सभी कहावतें एक्सप्रेस व्यक्त करती हैं द सेम आइडिया माने एक ही विचार। वर्क गिव्स डिग्निटी टू लाइफ। वर्क माने कार्य, गिव्स देता है, डिग्निटी माने शान, टू लाइफ माने जीवन। जिसने अच्छा कार्य किया है वो शान, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। लाइफ विदाउट वर्क इज लाइक ए बॉडी। लाइफ माने जीवन, विदाउट वर्क बिना परिश्रम के, बिना कार्य के इज होता है लाइक ए बॉडी, जैसे कि एक शरीर है, विदाउट साउल बिना आत्मा के। यदि आप जीवन जी रहे हो और आपका जीवन में कोई भी क्या कहते हैं परिश्रम नहीं है, कार्य नहीं है, तो वो ऐसा समझिए एक शरीर है लेकिन उस शरीर में आत्मा नहीं है। सो इसलिए वी शुड डू, हमें करना चाहिए, आवर वर्क हमारा कार्य, टू लिव लाइफ जीवन जीने के लिए, एंड टू प्लीज गॉड और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जीवन जीने के लिए। जीवन जीने का मतलब है वर्क करना, परिश्रम करना। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी स्पेलिंग आपको लगती है तो आप उसको पूछ सकते हो। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, टाइम तो आपको देना पड़ेगा, परिश्रम तो विद्यार्थियों आपको करना पड़ेगा। मैं मानता हूं समस्याएं आती है, 1-2 बच्चों कमेंट आए थे सर पूरे दिन इसको पढ़ते। देखिए
यही इसीलिए मैंने वर्क इज वर्सेबल आपके सिलेबस में भी है, इसीलिए लिखा है कि यदि आप अभी से परिश्रम करोगे तो आने वाले समय में आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस जब आता है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। मैं फिर बता रहा हूं, समस्या परेशानी जरूर आती है जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए, और जो पढ़ते ही नहीं है उनके लिए कोई समस्या नहीं है। आप इसको कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगली जो रिपोर्ट है knowledge is power। ज्ञान ही ताकत है। ये रिपोर्ट है। बाई एस के बंसल, द स्पेशल रिपोर्ट। ये आपकी लास्ट रिपोर्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वगैरह आर्टिकल में लिखवाए हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आर्टिकल हैं वो आपको और लिखवा दिए जाएंगे। ध्यान रखना है, नंबर 1 तो आप अपना क्या कहते हैं ट्रांसलेशन है, अपनी रचनात्मक कंपोजिशन जो है उसको बना के रखो। और नंबर दूसरी बात आती है प्रिय विद्यार्थियों, जो मैं लिखा रहा हूं आपको रिपोर्ट आर्टिकल वगैरह, वो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होने चाहिए। आप इनको बार बार पढ़िए। किसी बच्चे को लगता है सर याद नहीं होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी याद नहीं, कुछ तो याद हो जाते हैं, कुछ कठिनाई पाते हैं, तो आप उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आप जितना करोगे उतना ही आप पूर्ण बनोगे। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही ताकत है। यहां आप अपना स्थान लिख दीजिए। बीकानेर 27 मई। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड डिपेंड ऑन द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। प्रिय विद्यार्थियों, यह रिपोर्ट के बारे में लिख दिया है। ऊपर लिखोगे रिपोर्ट राइटिंग। जब भी एग्जाम देते हो रिपोर्ट राइटिंग के बाद फिर शीर्षक लिखोगे, रिपोर्टर का नाम लिखोगे, समय लिखोगे, और आप यहाँ स्थान भी लिखोगे रिपोर्ट में। ध्यान रखना, चाहे आपकी रिपोर्ट वर्बल है, फैक्चुअल है, कैसी भी है। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ध्यान रखना, आपको एक रिपोर्ट आ गई नॉलेज इज पावर, और दूसरी रिपोर्ट आपको आती है, मान के चलिए सामान्य, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, आई ऑपरेशन कैंप, आंखों का जो शिविर है, फायर एक्सीडेंट, ये आता है, ट्रेन एक्सीडेंट ये आ गया। तो आप ब्रिलियंट बच्चों की बात कर रहा हूं, वो नॉलेज इज पावर इसको लिखिए, क्योंकि उसको तो सभी लिखेंगे।
मान के चलिए फायर एक्सीडेंट, उसको तो वो सरल है, पास्ट टेंस में लिखी जाती है। कोई एक्सीडेंट की रिपोर्ट आती है तो वो सरल आती है, सब विद्यार्थी उसी को लिखते हैं। तो आप इसको लिखें, द ग्रोथ, विकास एंड सर्वाइवल और जीवन ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का विकास और मानव जाति का जीवन डिपेंड, निर्भर करता है ऑन द ग्रोथ माने विकास पर, ऑफ नॉलेज माने ज्ञान के। जितना ज्ञान का विकास होगा, जितना ज्ञान का विकास होगा, उतना ही मानव जाति का जीवन और विकास होगा। फ्रॉम स्टोन एज टू मॉडर्न एरा, man has continued to struggle for knowledge। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रॉम स्टोन एज, पाषाण काल से ही, स्टोन एज का मतलब क्या होता है? पाषाण काल या पाषाण युग, पत्थरों का युग। ऐसा काल, ऐसा युग जब पत्थरों से कार्य किए जाते थे, पत्थरों के औजार हुआ करते थे, उसको कहते हैं हम पाषाण एरा या पाषाण युग। अब जो युग है वो प्लास्टिक वर्ल्ड कह सकते हो, स्टील वर्ल्ड कह सकते हो, और इसके बाद में भी और कई युग आए थे जिसमें यानी कि पत्थर के बाद लोहे का, लकड़ी का, इनका प्रयोग हुआ। ताम्र युग, ताम्र सभ्यता भी आई थी। फ्रॉम स्टोन एज, पाषाण काल से, टू मॉडर्न एरा, आधुनिक काल तक, आधुनिक युग तक, आधुनिक इतिहास तक, मैन हैज कंटिन्यूड, इंसान ने जारी रखा है, टू स्ट्रगल माने संघर्ष करना, फॉर नॉलेज, किसके लिए? ज्ञान के लिए, चाहे कोई भी युग हो। और आज का युग देख लीजिए, इंसान सबसे ज्यादा सभी युगों में ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। वो ज्यादा से ज्यादा इस संसार के बारे में जानना चाहता है। इंसान अधिक से अधिक ये जानना चाहता है आखिर ये संसार है क्या, आखिर हमारा जीवन क्या है, ये पृथ्वी क्या है, स्पेस क्या है, समुद्र क्या है, लाइफ क्या है। ज्यादा से ज्यादा इंसान ने नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश की है। He has explored the depths of the oceans, the heights of the sky and space, and analyzed the mysteries of nature। प्रिय विद्यार्थियों, he has explored, उसने किसने? इंसान ने, मानव ने। has explored माने खोज निकाला है या खोजा है। the depths माने गहराइयों को, of the oceans माने महासागर। महासागर कितने गहरे हैं ये बात भी इंसान ने खोज ली है। the heights of the sky, आकाश की कितनी ऊंचाई है ये भी इंसान ने खोज निकाला है। एंड स्पेस, और अंतरिक्ष की कितनी ऊंचाई है
ये भी खोज निकाला है। स्पेस माने अंतरिक्ष भी होता है, स्पेस माने जगह भी होती है। एंड स्पेस और स्पेस माने अंतरिक्ष। एंड एनालाइज्ड और इंसान ने विश्लेषण किया है द मिस्ट्रीज माने रहस्यों को ऑफ नेचर माने किसके, प्रकृति के। इंसान ने प्रकृति के रहस्यों को भी खोज निकाला है, प्रकृति के रहस्यों को भी विश्लेषण किया है कि आखिर इस प्रकृति के क्या रहस्य हैं। किसके कारण? केवल ज्ञान के कारण। और जिसके पास जितना ज्ञान है उतना ही उसके पास क्या है, पावर है। आज भी देख लीजिए, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है उसने बहुत ज्यादा ही बड़े आधुनिक हथियार बना लिए हैं, उसके पास पावर है। तो जिसके पास ज्ञान है उसी के पास पावर है। मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। अर्लियर his implements were primitive, but now he is using more complicated tools. But now, sorry, earlier माने भूतकाल में या पहले, भूतपूर्व में, his मानव के implements माने औजार यानी कि उपकरण कह सकते हो। यहाँ implements माने उपकरण। implements का मतलब होता है ऐसे उपकरण जिनसे हम खोज करते हैं, नई जानकारियां प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट्स। नई खोज करने वाले जो उपकरण नहीं है उनको हम उपकरण नहीं कहते हैं, उनको हम इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं, उनको हम इक्विपमेंट कह देते हैं, उनको हम टूल्स कह देते हैं। लेकिन ऐसे हथियार, ऐसे औजार, ऐसे उपकरण जिनसे इंसान नई खोज करता है उसको क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट। तो पहले पूर्व में, प्राचीन काल में मानव के उपकरण वर प्राइमिटिव कैसे थे, आदि काल के थे, मतलब पुराने थे। प्राइमिटिव माने आदि काल, पुराने। बट नाउ, लेकिन अब ही इज यूजिंग, इंसान उपयोग कर रहा है मोर कॉम्प्लिकेटेड टूल्स माने अधिक कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल, टूल्स माने औजारों का। आज इंसान बहुत ही जटिल औजारों का उपयोग, ये शब्द है टूल। टूल माने होता है औजार, लेकिन एक शब्द है WEAPON, वेपन। तो वेपन माने क्या होता है, हथियार। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फावड़ा वगैरह ये क्या है, टूल है। स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, हैमर, हथौड़ी, ये क्या है, टूल कहलाएगा। लेकिन वेपन, बंदूक वगैरह, हथियार कहलाएंगे। रिवॉल्वर, ये क्या है, वेपन कहलाते हैं, हथियार कहलाते हैं। हथियार और औजार में फर्क है, ये ध्यान रखना। वह इन अधिक जटिल औजारों का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। There is no such field in which man has made no progress. There is no such field. ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां या जिसमें इंसान ने हैज मेड की हो नो प्रोग्रेस माने कोई प्रगति नहीं। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जब इंसान ने प्रगति ना की हो, जहां इंसान ने जिस क्षेत्र में इंसान ने कोई प्रोग्रेस की ही नहीं हो। प्रत्येक क्षेत्र में इंसान ने प्रोग्रेस की है। बट देयर आर, मिटा देता हूं, आप इसको साथ साथ ही लिख रहे होंगे।
अब मैं उसको लिखता, 2 आपके नहीं लिखे जाते, 1 या 1.5 लिखा जाता बस। हालांकि ऐसे लिखते हैं तो याद तो जल्दी हो जाता है कि एक साथ साथ में लेके चलते हैं, बट डोंट वरी, इसके अलावा भी आपको ये समझा जाएगा। ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आगे चलते हैं। बट देयर आर some new vistases that are to be explored। अभी पैरा चेंज मत करना, करना चाहते हो तो कर लेना, देख लेना। देयर आर सम न्यू विस्टासेज, क्योंकि पैरा चेंज यहां से नहीं होगा, सेंटेंस यहां से है, ध्यान रखना। देयर आर सम न्यू विस्टासेज, कुछ नए सिंगावलोकन है। विस्तासेज का मतलब सिंगावलोकन, दूर के अवलोकन, दूर की चीजें जो हमने अभी प्राप्त की ही नहीं है, उनको कहते हैं विस्तास। दैट आर टू बी एक्सप्लोर्ड, जिनको खोजा जाना है। एज, जैसे कि एड्स, कैंसर एंड अदर मॉर्टल डिजीजेस। ये कुछ हैं, कुछ नए सिंगावलोकन हैं जो खोजे जाने हैं। जैसे कि एड्स, ये बीमारी का नाम है, एड्स बीमारी, H1N1 या N1H1 इसका वायरस है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम शायद इसका पूरा नाम है, बाकी कुछ बायोलॉजी वाले बच्चे या फिर आप सभी ने सुन लिया होगा, पढ़ा होगा। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। कैंसर एंड अदर मॉर्टल डिजीजेस, और अन्य घातक बीमारियां। डेडली, मॉर्टल का मतलब डेडली, घातक। मॉर्टल माने घातक, डिजीज माने बीमारियां। These diseases, ये बीमारियां स्वैलो, निगलती हैं या निगल रही हैं। द इनोसेंट, मासूम निर्दोष चिल्ड्रन, बच्चों को, विमेन, औरतों को, एंड मैन, और पुरुषों को। ये बहुत ही घातक बीमारियां हैं जो इंसान को निगल रही हैं। ध्यान रखना, स्वैलो का ही प्रयोग करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसका अर्थ होगा हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। निगल रही है, ये ध्यान रखना है। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हो। कुछ बच्चों को जैसे पीछे रह जाते हैं तो आपको देखो थोड़ा सा कठिनाई तो महसूस होगी ही। हालांकि अपन यह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं आप ऐसे कैसे पढ़ें, पर फिर भी आपको समस्या तो वो चीज तो आप सोच रहे हो वो तो हो नहीं सकती। फिर भी वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू योर कोर्स। हम तुमको तुम्हारा पाठ्यक्रम प्रदान करने का सबसे अच्छी यहाँ कोशिश कर रहे हैं, सबसे अच्छी। लेकिन आपके प्रयास ही हमें हमारे मार्ग में आगे ले जाएंगे, हमें हमारे लक्ष्य की पूर्ति करवाएंगे। आपके प्रयास, आपका सहयोग हमारे लिए होगा। स्वैलो द इनोसेंट चिल्ड्रन, स्वैलो निगलते हैं या निगल रही हैं बीमारियां मासूम बच्चों को, औरतों को, एंड विमेन, और इनको औरतों को, और मैन माने इंसान को भी। अब आप यहां से पैरा चेंज कर लीजिए। Pollution on this planet has also reached on a
फॉर्मिडेबल, ध्यान रखना IBLE और DIABL ये भी सही है। पॉल्यूशन माने प्रदूषण, ऑन दिस प्लानेट इस ग्रह पर हैज आल्सो रीच्ड भी पहुंच गया है, ऑन ए फॉर्मिडेबल लेवल एक जबरदस्त स्तर तक। फॉर्मिडेबल माने क्या होता है? जबरदस्त। फॉर्मिडेबल के स्पेलिंग में ध्यान रखना FORMIDIBLE और DIABLE दोनों ही सही हैं। फॉर्मिडेबल लेवल जबरदस्त स्तर तक पहुंच गया है, एंड सॉल्यूशन हैज नॉट बीन नॉन यट, और सॉल्यूशन माने समाधान, हैज नॉट बीन नॉन नहीं जाना गया है, यट माने अभी तक। There are some repercussions of knowledge। प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान ही ताकत है, ये इसका थीम है। ज्ञान कैसे ताकत है? इंसान ने कब से ज्ञान प्राप्त किया है? पाषाण काल से लेकर के आधुनिक काल तक इस प्रकार से इंसान आगे बढ़ा है। इंसान ने प्रत्येक क्षेत्र में मेहनत की है, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ा है, महासागरों गहराई को भी नापा है, ऊंचाइयों को भी नापा है और बहुत कुछ प्राप्त भी कर लिया है। और जिसके पास ज्ञान है उसके पास ताकत है, तो इंसान के पास आज ताकत भी है, क्योंकि इंसान सबसे बाद में आने वाला जीव है इस पूरे वर्ल्ड में। इंसान इस ग्लोबल सीन पर वैश्विक प्रदर्शन बहुत बाद में आया है, और अपनी ताकत, कौन सी ताकत? नॉलेज की ताकत के बल पर उसने, इंसान ने सभी अन्य प्राणियों पर, अन्य जीवों पर अपना डोमिनेट, अपना प्रभुत्व कायम किया है। लेकिन ध्यान रखना है कि किसी भी चीज के कुछ विनाशकारी परिणाम भी होते हैं। नॉलेज के भी है, ज्ञान हमने प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त किया है। अब ये ज्ञान प्राप्त किया है तो बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, और उन्हीं चीजों से क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है, जो इसका क्या है? विनाशकारी परिणाम है। देखते हैं, देयर आर सम रेपरकशंस ऑफ नॉलेज। देयर आर होते हैं सम कुछ, रेपरकशंस माने लिख सकते हो विनाशकारी परिणाम, ऑफ नॉलेज माने किसके? ज्ञान। ज्ञान के विनाशकारी परिणाम भी होते हैं। The developed of nuclear superpower nations try to dominate on डेवलपिंग नेशंस। कहने का मतलब द डेवलप्ड माने विकसित, और न्यूक्लियर सुपर पावर नेशंस, न्यूक्लियर ताकतवर राष्ट्र, ट्राई कोशिश करते हैं टू डोमिनेट माने प्रभुत्व जमाने की, ऑन डेवलपिंग नेशंस, किन पर? विकासशील राष्ट्रों पर, विकासशील देशों पर। यहां से आप देखिए, यहां से आगे ही पहला तो आपने चेंज कर लिया है, एंड वी सो कॉल्ड डेवलपिंग नेशंस हैव टू पे ए हैवी प्राइस फॉर इट। यहां इसका मैंने इंजर्ट नहीं करा है। द डेवलप्ड, विकसित और न्यूक्लियर सुपर पावर नेशंस ट्राई कोशिश करते हैं टू डोमिनेट, प्रभुत्व जमाने की, ऑन डेवलपिंग नेशंस, विकासशील राष्ट्रों पर। और वी हम, सो कॉल्ड माने तथा कथित,
डेवलपिंग नेशंस, विकासशील राष्ट्रों को हैव टू पे, चुकानी पड़ती है, ए हैवी प्राइस माने एक भारी कीमत। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो सत्य है कि भारी कीमत किनको चुकानी पड़ती है, जो विकासशील देश हैं उनको। चलते हैं आगे समाप्ति की ओर। बट नॉलेज इज एसेंशियल, लेकिन ज्ञान अति आवश्यक है। इंडिया बीइंग an agriculture based country, its knowledge should be increased इन एग्रीकल्चर। प्रिय विद्यार्थियों, भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। इंडिया माने भारत, बीइंग माने होने के कारण, एन एग्रीकल्चर एक कृषि आधारित देश, इट्स नॉलेज तो भारत का ज्ञान शुड बी इंक्रीज बढ़ाया जाना चाहिए इन एग्रीकल्चर के समय, कृषि में, क्योंकि हम पहले से कृषि प्रधान रहे हैं, हमारा ज्ञान कृषि के क्षेत्र में बढ़ना ही चाहिए। और अंतिम पंक्ति, इन कंक्लूजन निष्कर्ष के लिए नॉलेज शुड बी acquired for the welfare of humanity। इन कंक्लूजन निष्कर्ष में नॉलेज ज्ञान शुड बी एक्वायर्ड प्राप्त किया जाना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के कल्याण के लिए। कहने का मतलब ज्ञान तो अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान रखना है कि ज्ञान किसके लिए होना चाहिए? मानव कल्याण के लिए। ज्ञान प्राप्त किया है किस क्षेत्र में? ज्ञान प्राप्त किया है मेडिकल के क्षेत्र में, मानव कल्याण के लिए। ज्ञान प्राप्त किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, दूरदर्शन के क्षेत्र में, जो मानव के कल्याण के लिए। आज हम टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। यू आर सिटिंग एट योर होम, वी आर टीचिंग हेयर इन द क्लासरूम एंड यू आर स्टडिंग। ये क्या है? ये ज्ञान का ही कमाल है। इट इज द वंडर्स ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान का चमत्कार है, क्योंकि इसमें मानव ने बहुत ज्यादा प्रगति की है, मानव कल्याण के लिए है ये। लेकिन यहां जो बीच में बात की गई थी, मैंने आपको बताया ज्ञान ही ताकत है, लेकिन आपको पूरा का पूरा जो ये आर्टिकल स्पीच रिपोर्ट जो लिखनी है, पूरा का पूरा ही ज्ञान की ताकत के ऊपर लिखनी है कि ज्ञान किस प्रकार ताकतवर होता है। लेकिन इसमें 1, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन ये भी लिखनी है कि कुछ इसके विनाशकारी परिणाम भी हैं ज्ञान के। उसको आपको डार्क साइड भी लिखना है, नेगेटिव रोल भी लिखना है, लेकिन लिखना थोड़ा सा कम है। अब मान के चलिए डाउरी सिस्टम है, दहेज प्रथा, मैंने आपको शुरू में लिखाई थी। अब दहेज प्रथा पूरा का पूरा क्या है? नेगेटिव है, तो हमको उसके नेगेटिव रोल के बारे में लिखना, पॉजिटिव कुछ लिखना ही नहीं। तो ये ध्यान रखिए, कोई भी थीम हो, वो थीम हमारे मानव जीवन में, मानव समाज में, वो थीम, वो विषय वस्तु, वो पॉइंट, वो शीर्षक पॉजिटिव रखता है फीलिंग या नेगेटिव रखता है? पॉजिटिव रखता है तो उसका पूरा 95% पॉजिटिव लिखना है उसके बारे में, नेगेटिव नहीं।
लेकिन एक दो पंक्ति नेगेटिव लिखिए, और यदि नेगेटिव हो तो उसको पूरा ही नेगेटिव लिखो। यदि आपको कुछ आता हो तो एक आध लाइन उसमें पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज यह जो बात की जा रही है नॉलेज इज पावर की, ये कंप्लीट हो चुका है कि ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए, और इसमें पूरे संसार को ही नहीं, भारत की बात भी लिखी है कि भारत को ज्ञान अपने कृषि क्षेत्र में प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि भारत की कृषि व्यवस्था बहुत ही उन्नत कृषि व्यवस्था है। यहाँ कृषि में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम पूरे संसार में अपनी कृषि व्यवस्था को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। पहले से कृषि व्यवस्था प्रधान रहा है देश। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आराम से उतार सकते हो। 50 मिनट की आपकी जो क्लास है, 55 मिनट की क्लास लगती है, 1.5 घंटे आपको उस क्लास में लगेगा ही, आधा घंटे बाद में भी लगेगा। लेकिन अब यदि आप अथक प्रयत्न करोगे तो इसका भविष्य में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसके अलावा और भी जो रिपोर्ट आर्टिकल हैं आपको पीडीएफ में भी डाल दी जाएंगी, और भी कोई विद्यार्थी यदि चाहता है, एक दो बच्चों ने और रिक्वेस्ट की है कि सर इनको और भेजिए, तो वो मैं आज आपको कंप्लीट भेज दूंगा। ध्यान रखिए, नेक्स्ट हम बात जो करते हैं वो ये है कि इस रिपोर्ट राइटिंग के और भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो मुझको व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है शाम को, कि दिन में तो ये चलता रहता है। अच्छा, बात करते हैं इस रिपोर्ट राइटिंग के बाद जो आपका लॉन्ग कंपोजिशन चल रहा था, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल, स्पीच राइटिंग, लॉन्ग कंपोजिशन के बाद आपका शॉर्ट कंपोजिशन आता है प्रिय विद्यार्थियों। और शॉर्ट कंपोजिशन आपके 5 टॉपिक हैं, उनमें से कोई 2 टॉपिक एग्जाम में आते हैं और कोई एक क्वेश्चन आपको उनमें से करना होता है, और वो आता है आपका 4 नंबर का। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, उसके बाद पोस्टर एंड डिजाइनिंग, इन्विटेशन और रिप्लाई, और लास्ट आर्ग्यूमेंट्स। ये आपका 4 नंबर का ये 5 टॉपिक है, लेकिन आपको पढ़ने 5 पढ़ेंगे, नहीं आपको लगे सब 4 नंबर का टॉपिक 5 पढ़ने हैं। इसके बाद आपका 9 नंबर का आता है पैसेज फॉर क्वेश्चन आंसर, और 6 नंबर का दूसरा पैसेज आता है जो फॉर नोट मेकिंग, नोट बनाने का आता है 4 नंबर का, और 2 नंबर का आता है फॉर समरी, सारांश लेखन का। इसके बाद उसी को लेते हैं। मैं आज की क्लास ये समाप्त करता हूं। आप व्हाट्सएप पर भी डाल देना, सर हमें ये भेज दीजिए। मेरा पर्सनल जो है सर ने आपको बता दिया होगा, आपका जो क्या कहते हैं एग्जाम है, एग्जाम में आपको 40 मिनट का समय मिलेगा, और उसका ध्यान रखना है। नकल नहीं करनी है, चाहे गलत लिखिए, कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करो। इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आप मेहनत कीजिए, इस पर प्रयास कीजिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन, एट लास्ट यू विल विन, दैट इज फाइनल। ये बिल्कुल सत्य है। बार बार कोशिश कीजिए, कोशिश जितनी करोगे, ध्यान रखना, कठिनाई जितनी आएगी उतना ही आप सफलता के निकट होंगे। चलते हैं, क्लास को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप स्टडी अच्छी चल रही है, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।